हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग अभी शाम के 7 बजे वाली क्लास में रेलवे में पूछा गया साइंस के प्रत्येक दिन रिवीजन करते हैं और कल सुबह 17 अप्रैल से सुबह 8 बजे जीएस का एक सेट रिवीजन करेंगे जो कल सुबह से प्रारंभ होगा। तो आप लोग डेली शाम के 7 बजे और डेली सुबह के 8 बजे जुड़े और अपना रिजल्ट बनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अभी तक 130 क्वेश्चन 129 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पैसीकरण में सहायक होता है। इनमें से कौन वसा के पैसीकरण में सहायक होता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी विटामिन के ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी पित्त लवण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पित्त लवण, ठीक है। ऑप्शन डी पित्त लवण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में भाव विखंडित करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में, ये भाव नहीं होगा, ठीक है, भाव नहीं होगा, सरल शर्करा में विखंडित करता है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एमाइलेज। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होता है? ऑप्शन ए पीतरस, ऑप्शन बी आतरस, ऑप्शन सी जठर रस, ऑप्शन डी अग्नाशय रस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आतरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग बतलाइए फटाफट। C6H12O6 क्या होता है? C6H12O6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए पीतरस, ऑप्शन बी आतरस, ऑप्शन सी जठर रस, ऑप्शन डी अग्नाशी रस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आतरस। इससे पहले का क्वेश्चन जो था, और ये क्वेश्चन सेमी क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन घुमाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिन एक प्रोटीन है, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है। फटाफट बताइए कि केसिन प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? मांस से, गाजर से, सोयाबीन से, दूध से। तो हम लोग जानते हैं कि केसिन प्रोटीन जो होता है वह दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर की ऊर्जा को मापने के लिए किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैलोरी, ठीक है। कैलोरी से हम लोग मापते हैं मानव शरीर की ऊर्जा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? इनमें से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी विकिरण।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वे एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रुक्टोज। ऐसे भी हम लोग फल को फ्रूट बोलते हैं, तो वहीं से याद रखेंगे फ्रुक्टोज और फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी क्यूरियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन क्यों? क्योंकि जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख हैं। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है ऑप्शन बी कार्बन। ठीक है, देखिए पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में, पत्ती में यदि पूछेगा सिर्फ तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक बृहत्तक पोषक जिसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। किसके अंतर्गत? बृहद पोषक के अंतर्गत। और सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत आता है लोहा, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकल सम्मिलित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो होता है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा से, वसा से, प्रोटीन से, पानी से। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व कौन सा नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल जिसको एमिनो एसिड बोलते हैं। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन जो है वो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इनमें से जल और खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व
जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यक होती है उन्हें मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स तथा ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है उसे मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। और मैक्रो के अंतर्गत आता है लवण तथा विटामिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्रो और माइक्रो मतलब एक बड़ा एक छोटा वाला, तो छोटा वाला में कौन आ जाएगा, लवण और विटामिन। तो वही पूछा हुआ कि बड़ा वाला में कौन कौन नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा में कौन कौन नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, लवण और विटामिन। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी लयनकाई, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको जब देखिए रेलवे के लिए फेमस क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या था। डीएनए का फुल फॉर्म ही पूछ देता है डायरेक्टली। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग सबको जानते हैं कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। ऑप्शन ए डाई न्यूरो एसिड, ऑप्शन बी डेली न्यूज एनालिसिस, ऑप्शन सी डेट्रैक्सिस न्यूरो एसिड, ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे भी डीएनए का ही फुल फॉर्म पूछा है, अर्थ पूछा था, डीएनए का ही फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका नाम क्या है, ऑप्शन डी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालों का रंग किसके कारण होता है। हम लोग जानते हैं कि त्वचा का रंग जो होता है वह मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। तो बालों का रंग किसके कारण होता है, फटाफट ये क्वेश्चन दीजिए। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि बालों का रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए पेप्टिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी कीरेटिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन के कारण ही होता है बालों का रंग भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में क्षारीय इवेंट से एक किसका निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षारीय इवेंट से एक किसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए डीएनए प्रतिका, ऑप्शन बी आरएनए प्रतिका, ऑप्शन सी एमआरएनए प्रतिका, ऑप्शन डी डीएनए आरएनए प्रतिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमआरएनए प्रतिका। ठीक है, ऑप्शन सी एमआरएनए प्रतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है। एमआरएनए कॉपी का, ऑप्शन बी डीएनए कॉपी का, ऑप्शन सी आरएनए कॉपी का, ऑप्शन डी आईआरएनए कॉपी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए कॉपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यही सब क्वेश्चन ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा रिवीजन करते रहिए। ठीक है, एंजाइम मूलतः होते हैं।
एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि वसा होते हैं? वाह, बहुत जन लोग बता रहे हैं इसका आंसर सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी, सीक्वेंस असेंबली, ऑप्शन सी, एनोटेशन, ऑप्शन डी, प्रोटियोमिक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एनोटेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्रोमोसोम, ऑप्शन बी, केंद्रक, ऑप्शन सी, नाभिक, ऑप्शन डी, जीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? ऑप्शन ए, विकासीय जीव विज्ञान, ऑप्शन बी, मानवशास्त्र, ऑप्शन सी, आनुवंशिकी, ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जी के फलों फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सेरिकल्चर, ऑप्शन बी, एपीकल्चर, ऑप्शन सी, पिसीकल्चर, ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सेरिकल्चर, ऑप्शन बी, एपीकल्चर, ऑप्शन सी, पिसीकल्चर, ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। सॉरी, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सीरोलॉजी, ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी, साइटोलॉजी, ऑप्शन डी, इटियोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर में क्या होता है? फटाफट आप लोग बताइए। अंगूर की खेती, ऑप्शन सी हो जाएगा अंगूर की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीग्राफी 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 का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी, मानचित्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी, सिक्कों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों के अध्ययन को एपीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं? कंकालों के अध्ययन को। ठीक है, कंकालों के अध्ययन को, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी, एपीग्राफी शिलालेखों का अध्ययन को, कार्टोग्राफी मानचित्रों के अध्ययन को, और न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को हम लोग जानते हैं कि ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को, ऑप्शन डी। तो हर्पेटोलॉजी किसको बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्थेल्मोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं
आँखों के चिकित्सीय अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पे आएगा कि एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं, तो मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन या मानव से रिलेटेड कुछ भी लिखा रहेगा वहाँ पे देखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी रहेगा, अर्थात मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिर वही क्वेश्चन, मतलब कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, रेशम की खेती, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। फिर वही क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार की जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए इटियोलॉजी, ऑप्शन बी इथनोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी इथोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इथोलॉजी। इथोलॉजी में क्या होता है, मानव जाति का विज्ञान होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि एंटेमोलॉजी में अंदर क्या होता है। तो एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन होता है, इथोलॉजी के अंतर्गत पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन है, इथोलॉजी के अंतर्गत पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन है, और इथनोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति विज्ञान का है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, किससे संबंधित है, हीमेटोलॉजी का संबंध किससे है, तो रक्त से है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें, रक्त में, तो वहीं से आया हीम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, फटाफट बतलाइए। लॉजी का मीनिंग ही होता है अध्ययन, ठीक है, लॉजी का मीनिंग ही होता है अध्ययन। तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, ऑप्शन ए कीड़ों का अध्ययन, ऑप्शन बी मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ऑप्शन डी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। मार्फोलॉजी ये इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, और इसी का हिंदी होता है अकारिकी। यदि अकारिकी लिखा हुआ रहता तो हम लोग समझ जाते हैं कि जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसका विशिष्ट संरचनात्मक गुण के अध्ययन के बारे में बता रहा है, लेकिन इंग्लिश में लिख दिया है मार्फोलॉजी, ठीक है। तो इसी प्रकार से बायो में कुछ टर्म को इंग्लिश हिंदी दोनों में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस में बायो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह खास करके इंग्लिश वाला को ही सिर्फ डायरेक्टली हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, लेकिन वो रहता है इंग्लिश में ही, जिसके कारण थोड़ा सा नंबर कम उठता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा रिवीजन करते रहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है। फटाफट बतलाइए, ये क्वेश्चन अभी समझिए पढ़े थे। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए आर्कियोजूलॉजी में, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी में, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी में, ऑप्शन डी एंड्रोलॉजी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन में से गहरा संबंध है। अर्थात मानव जाति से, हम ये क्वेश्चन उसी से हमने बताया था कि मानव जाति से कुछ भी रिलेटेड वैसा क्वेश्चन पूछिए, और यदि आप लोग को समझ में आए तो आप लोग को इसका आंसर एंथ्रो से ही मारना है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निषेचन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, अनुवांशिकी, कर्मागत उन्नति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं और संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? फटाफट बताइए कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं और संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विकृति विज्ञान, ऑप्शन बी क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन डी फोटोमॉर्फोजेनिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एडाफोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडाफोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एस्टाकोलॉजी, ऑप्शन सी बायोइकोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, अर्थात यकृत मतलब लीवर। ठीक है, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं इसका। ठीक है, तो इसका किसके अंदर करते हैं? लीवर का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? तो हम लोग सबको जानते हैं कि लीवर का अध्ययन करते हैं हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हेप्टोलॉजी के अंतर्गत, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आप लोग बताइए कि हेल्कोलॉजी के अंतर्गत, हेल्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है। आप लोग बताइए कि हेटेरोलॉजी, हेटेरोलॉजी के अंतर्गत, हेटेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? और जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत, जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? फटाफट बतलाइए। तो जेरिएट्रिक्स जो है, जेरिएट्रिक्स जो है उसके अंतर्गत हम लोग बुजुर्गों का मतलब ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन करते हैं जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फटाफट बतलाइए कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन डी सरोविज्ञान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, देखिए जीवों का वर्गीकरण करने से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी एपोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्केनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी, ऑप्शन डी साइनोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्केनोलॉजी। तो आर्केनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो आप लोग बताइए कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? बहुत बार बताए हैं ये एंथ्रोपोलॉजी, हम लोग ये बहुत बार पढ़े हैं कि मानव की संस्कृति या सभ्यता के अध्ययन के बारे में। आप लोग बताइए एपियोलॉजी के अंतर्गत एपियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है और साइनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन होता है और एपीलॉजी मतलब एपिकोलॉजी या एपिकोलॉजी, यहाँ एपियोलॉजी लिखा हुआ है ना, लेकिन एपिकोलॉजी, ऑप्शन सी एपिकोलॉजी है। एपिकोलॉजी, एपिकोलॉजी, पी को क्या पीना है? तो मधुमक्खी का रस पीना है, इसलिए एपिकोलॉजी, एपिकोलॉजी। एकदम यहाँ से देखिए भाव क्या पैदा कर रहा है, एपिकोलॉजी मतलब मधुमक्खियों का अध्ययन। ठीक है, मधुमक्खियों का मधुमक्खियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारोलॉजी। देखिए ये सब जो है ना, खासकर अध्ययन वाला और पालन वाला ये जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग उच्चारण बार बार उच्चारण करने से भी, हम लोग इसको बार बार उच्चारण करेंगे और मन में इसको सोचेंगे ना तो भी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे सारोलॉजी, सारोलॉजी, सारोलॉजी 4-5 बार पढ़िए और उसके बारे में सोचिए कि क्या मच्छर का हो सकता है, छिपकली का हो सकता है, तिलचट्टा का हो सकता है कि सांप का हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सारोलॉजी, सारोलॉजी, ऑप्शन सी तिलचट्टा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लिखित दस्तावेज है, कौन सा लिखित इनमें से कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? अब आप लोग फटाफट इसके बारे में बताइए कि कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी, ऑप्शन ए एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों,
पौधों एवं अन्य जीवों के संरचित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर तो हम लोग जानते हैं कि जब भी पेड़ पौधा और जानवर यदि मिल जाएगा किसी प्राचीन काल में तो वो होता है जीवाश्म। ठीक है, आज जिसमें नहीं मिलता उसको बोलते हैं जीवाश्म रहित। ठीक है, ये हम लोग चट्टान वाला चैप्टर में भी पढ़े हैं ज्योग्राफी में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। और जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में पैलियोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैलियोंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, देखिए वही क्वेश्चन है कि पैलियंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पैलियंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी, जीवाश्मों के अध्ययन। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हम लोग देखें लगातार और सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। इसलिए आप लोग बार बार यदि रिवीजन करते हैं ना तो जो साइंस का सिर्फ क्वेश्चन आता है उससे 70 से 80 प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी 20% के लिए आप लोगों को फंडामेंटल कोर्स से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर की रचना के बारे में, पौधों के बारे में, शुद्धता मात्रिकी के बारे में, मानव विज्ञान के बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पादप विज्ञान लिखा हुआ था हिंदी में तो फटाक से समझ नहीं, लेकिन यहीं पे फाइटोलॉजी सिर्फ लिखा रहता कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। तो हिंदी मीडियम बच्चे क्या करेंगे, हम वही बार बार बता रहे थे कि टर्मिनोलॉजी जो क्लास हम दिए हुए हैं, टर्मिनोलॉजी का क्लास जो हम दिए हुए हैं उस टर्मिनोलॉजी का क्लास को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, उसमें सारे टर्म के बारे में हम बतलाएं, लगभग 300-400 टर्म लिखवाए हैं अपना क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? फटाफट बताइए कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? फटाफट बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग सब कोई जानते हैं कि कैंसर से। क्या से? कैंसर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? फटाफट बताइए। देखिए कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है जिसको हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। देखिए फाइटोलॉजी हम लोग पढ़े थे, पादप विज्ञान। ठीक है, और माइकोलॉजी, माइकोलॉजी है यहाँ पे। कहीं कवक विज्ञान क्या है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन करता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन करता है, वायरस का अध्ययन करता है, कि परजीवियों का अध्ययन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी। देखिए यहाँ बस तुरंत इंग्लिश में घुमा दिया क्वेश्चन कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किस मतलब किससे संबंधित है? कवक से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? फटाफट बतलाइए कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, सपने की, नींद के रंग के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सपना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए, इंसानी व्यवहार, ऑप्शन बी, जहर, ऑप्शन सी, भूक्षरण, ऑप्शन डी, चट्टान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जीव जैव विविधता से, ऑप्शन बी, कर ढांचा से, ऑप्शन सी, खगोल विज्ञान की एक शाखा से, ऑप्शन डी, मानव व्यवहार के अध्ययन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव विविधता से टैक्सोनॉमी की मूल रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसिस्टमैटिक्स का उपदेश क्या है?
बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? फटाफट बताइए, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से संबंधित मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाक से बताइए कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। ठीक है, ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमो क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इकोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर जो है कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य से है, और पहला जो इसके अंदर टॉपिक हो जंतु मतलब जंतु कोशिका से है। ठीक है, एनिमल सेल से है। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से इस टॉपिक का कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक है जो अधिकांश प्रोकैरियोटिक, ठीक है, में मौजूद नहीं होता है? कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति की राइबोसोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली। क्यों? देखिए, कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रोकैरियोटिक मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। या दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिका के नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की, ऑप्शन डी हाइड्रोजन की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? फटाफट बतलाइए कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ऑप्शन ए पायरूवेट, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी एडीपी, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु प्राइवेट से विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवक में, ऑप्शन डी गोल्गी कॉय में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ऑप्शन ए 50S और 40S, ऑप्शन बी 60S और 40S, ऑप्शन सी 50S और 30S, ऑप्शन डी 0S और 30S। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 50S और 30S, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, ऑप्शन बी अत्यधिक छोटा आकार, ऑप्शन सी एकल गुणसूत्र, ऑप्शन डी इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, यही गलत आंसर है इसका, मतलब क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी में जब एटीपी में सॉरी जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? फटाफट आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30.5 किलोमोल, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ऑप्शन ए अंतःद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी कॉइल, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न के आंसर को आप लोगों को देना है, ये भी टॉपिक से पढ़ाया गया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब कल से हम लोग 201 से 250 तक अर्थात 250 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।